अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टिश्यूज़ के टाइप के हवाले से। जैसे हिस्टोलॉजी के अंदर हम सभी जानते हैं कि टिश्यूज़ के 4 टाइप्स हैं, जिनमें एक टाइप जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके अलावा मसल्स टिश्यू है, और उसके अलावा नर्व टिश्यू की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के हवाले से कि हिस्टोलॉजी के लिए हिस्टोलॉजिकली इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एपिथेलियम है क्या। एपिथेलियम एक टिश्यू की टाइप है जो ख़ास तौर पे कवर करता है और लाइनिंग देता है इंटरनल सरफेसेस को, आर्गन्स को, ग्लैंड्स को, डक्ट्स को। और उसके अलावा ये एपिथेलियम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें ख़ास तौर पे ये प्रोटेक्शन का काम करता है कि जब भी किसी आर्गन को कोई प्रोटेक्शन हो तो उस प्रोटेक्शन के लिए नॉर्मली वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होगा। कोई भी आर्गन ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता। जैसे फॉर सपोज अगर हम बात करें हमारे माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन की या टंग की बात करें, तो वहाँ पे एपिथेलियम पाया जाता है पहले, क्योंकि जहाँ पे प्रोटेक्शन की नीड होती है तो वहाँ पे वो प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके अलावा सपोर्ट का काम है कि जहाँ पे किसी आर्गन को सपोर्ट चाहिए हो, या जहाँ पे किसी आर्गन के लिए सबसे पहले टिश्यू की एक लेयर आनी चाहिए, तो वहाँ पे वो एपिथेलियम वो काम करता है। उसके अलावा सीक्रीशन का काम है। जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जब सीक्रीशंस होती हैं तो वो भी एपिथेलियम काम करता है। और उसके अलावा कहीं पे अगर एब्जॉर्प्शन हो, जैसे फॉर सपोज अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बारी आएगी तो वहाँ पे भी सबसे पहले एपिथेलियम होगा, तो वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। एपिथेलियम है क्या? ये एक टिश्यू की टाइप है जो मोस्टली कैविटीज़ को, आर्गन्स को, इंटरनल सरफेसेस को लाइनिंग देता है। और वो लाइनिंग काम क्या करती है? वो एब्जॉर्प्शन हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, प्रोटेक्शन हो सकती है, सीक्रीशन हो सकती है। तो दोस्तों, उस हिसाब से अब जाना जाए कि एपिथेलियम किस नेचर में मिलता है, कौन सी इसकी नेचर होती है, तो ये बेसिकली अवेस्क्यूलर होता है। इसके पास किसी भी किस्म की आर्टरी, ब्लड सप्लाई नहीं होती। और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक दो जगह, जैसे ख़ास तौर पे सेटेरिया वेस्क्यूलरिस है, वो जो कैपिलरी का नेटवर्क है ख़ास तौर पे ईयर के अंदर, तो वहाँ पे ये सपोर्ट देता है और वहाँ पे ये वेस्क्यूलर है। बाकी जगहों पे ये मोस्टली वेस्क्यूलर नहीं होता। और उसके अलावा एपिथेलियम जो है वो स्पेसिफिक नेम है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर हम एंडोथीलियम वर्ड लेंगे तो एंडोथीलियम क्या शो करेगा कि जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं या जितने भी लिम्फ वेजल है, उसके अंदर जो एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, इसको एंडोथीलियम कहा जाएगा। और उसके अलावा कहीं पे ये वर्ड मीजोथीलियम इस्तेमाल होता है, खासतौर पे एब्डोमिनल, पेरिकार्डियल और पेरियल लंग्स कैविटी के अंदर, इसको मीजोथीलियम कहा जाएगा। और ये वर्ड्स भी इसीलिए इस्तेमाल होते हैं कि वो मोस्टली सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम होता है, उसका बना हुआ होता है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में इसको दो हिस्सों, दो तरीक़ों से डिवाइड किया हुआ है एपिथेलियम को। एक, इसका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, दिखता कैसा है एपिथेलियम, जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो उसका नाम होगा। और दूसरी क्लासिफिकेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ लेयर, कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ लेयर कितनी है। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो उसे एक नाम से पुकारा जाएगा और अगर ज़्यादा लेयर होंगी तो उस हिसाब से, या कम होंगी तो उस हिसाब से इसका नाम जो है वो मुंतखब किया जाता है। तो एपिथेलियम क्लासिफाइड दो हिस्सों में होगा, अकॉर्डिंग टू द शेप, दिखने में कैसा है, और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ लेयर, कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ लेयर कितनी है। तो इन सेंस में यही चीज़ सामने आती है कि अगर मिसाल के तौर पे सिंगल लेयर है तो वहाँ पे हम वर्ड सिंपल इस्तेमाल करते हैं एपिथेलियम के लिए कि भाई ये सिंपल एपिथेलियम है। और अगर लेयर एक से ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटिफाइड, यानी लेयर्स मोर देन वन, या मोर देन वन लेयर जो होंगी वो स्ट्रेटिफाइड कहलाएगा। और स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी फिर डिवीजन है। तो उस सेंस में ये अगर देखा जाए तो सिंपल स्क्वायमस एक टाइप है। स्क्वायमस जो है वो एपिथेलियम की टाइप है। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक टाइप स्क्वायमस है, एक टाइप क्यूबॉइडल है, एक टाइप कॉलमनर है। तीन टाइप हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। दोस्तों, आप नाम से भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे नाम स्क्वायमस आ रहा है तो स्क्वायमस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़ास तौर पे फ्राइड एग जैसा, हाफ फ्राइड एग जैसा होता है, तो वो स्ट्रक्चर क्लियर है। अगर क्यूबाइडल, आप नाम से समझ सकते हैं कि वो क्यूब्स के स्ट्रक्चर जैसा होगा, तभी इसको क्यूबाइडल कहा जाता है। और कॉलमनर जो है वो मोस्टली कॉलम या लंबे टावर की तरह होता है, तो उसको कॉलमनर कहा जाता है।
अब अगर इनकी लेयर ज़्यादा या कम होगी तो उस हिसाब से हम उसे उस नाम से पुकारते हैं। फॉर सपोज अगर सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है तो सिंपल मींस सिंगल लेयर होगा, स्क्वायमस मींस फ्राइड एग के शेप, जो शेप होगा उसके जैसा होगा। अगर मैं कहूँ कि सिंपल क्यूबाइडल तो आप समझ सकते हैं कि क्यूबाइडल की सिंगल लेयर होगी। और अगर यही वर्ड्स मैं इस्तेमाल करूँ खासतौर पे स्ट्रेटिफाइड के लिए तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस मींस जो हाफ फ्राइड एग स्ट्रक्चर जो एपिथेलियम है उसकी लेयर दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा होंगी, तभी हम उसको जो है स्ट्रेटिफाइड कह रहे हैं। या स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल है तो आप नाम से समझ सकते हैं कि मोर देन वन लेयर होगा और क्यूब शेप का होगा। और उसके अलावा जो है बाकी दो स्पेशली इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है तो मींस कॉलमनर की वो स्ट्रक्चर जो एक जैसी ना दिखे और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच ना हो, तभी उसको जो है हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कहते हैं। खासतौर पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का होता है। उसके अलावा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये अम्ब्रेला लाइक सेल्स होते हैं। ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे फॉर सपोज ये वहाँ पे अक्सर पाया जाता है जहाँ पे कोई अक्यूमुलेशन फ्लूइड की हो, जैसे अडर हो गया या जहाँ पे साइज़ कम और ज़्यादा होती रहे किसी भी आर्गन की, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया या अडर हो गए, तो वहाँ पे जब मिल्क होता है या यूरिन होता है तो उस वक्त साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो उस टाइम ये सेल्स फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वो उसकी जो पहली लेयर होती है वो अम्ब्रेला लाइक लेयर होती है। उसके अलावा जो जो हम अगर बात करें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर की, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स एक जैसे नहीं दिखते लेकिन मोस्टली कॉलमनर शेप होते हैं और सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच नहीं कर पाते। इस सेंस में इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। उसके बाद दूसरी अलग से टाइप, जैसे टाइप तो ना कहूँ लेकिन जो इसकी नेचर होती है उस हिसाब से एक एपिथेलियम केराटिनाइज्ड होता है, एक जो है नॉन केराटिनाइज्ड होता है और पेरा केराटिनाइज्ड होता है। बेसिकली केरोटीन प्रोटीन होती है, जब अक्यूमुलेशन हो जाती है ज़्यादा तो उस टाइम में वो सेल्स डेड हो जाते हैं और वहीं पे एपिथेलियम के अंदर जो एपिथेलियम है वो थिक हो जाता है और वो बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए खासतौर पे इस्तेमाल होता है। स्पेशली जो एक्सटर्नल आर्गन है या एक्सटर्नल जो सरफेसेस हैं वहीं वहीं पे हम बात कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर कभी कभार ये होता है कि जब कोई इंसान मजदूरी करता है तो उसके हाथ के ऊपर जो है वो थिक लेयर बन जाती है, या जब जानवर हैं स्पेशली जब वो हार्ड मांस खाते हैं तो उसके माउथ के अंदर केराटिनाइज्ड जो है वो एपिथेलियम हो जाता है। वो डेड एपिथेलियम होता है, खासतौर पे डेड जो टिश्यू होते हैं, और वो सिर्फ इसीलिए होता है ताकि उस जगह की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हो। अगर हम ह्यूमन के माउथ को कंपेयर करेंगे बफेलो या डॉग के माउथ के साथ तो वो हद से ज़्यादा रफ फीड खाते हैं, तो उस वजह से उनके माउथ के अंदर जो एपिथेलियम होता है वो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम होता है जो केराटिनाइज्ड होता है। और जैसे स्किन की अगर बात करेंगे तो स्किन के कुछ हिस्सों के अंदर भी केराटिनाइज्ड एपिथेलियम आ जाता है। उसके अलावा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जैसे मैंने अभी बात की कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक यूरो एपिथेलियम इसको कहा जाता है और इसके सेल्स जो हैं अम्ब्रेला लाइक होते हैं और ख़ासतौर पे इसके अंदर ये कुव्वत होती है कि ये अपनी साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे फ्लूइड मौजूद है या नहीं है। उसके अलावा अभी बात आ जाती है कि ये जितना भी एपिथेलियम है, जैसे हम बात कर रहे हैं, सारा एपिथेलियम एवेस्क्यूलर है। तो एवेस्क्यूलर एपिथेलियम को जो नोरिशमेंट होती है या जो एब्जॉर्प्शन या जो भी हम बात करते हैं तो वो कहाँ से है, किस तरीके से होती है, तो वो सारी अटैचमेंट या जो जितनी भी वहाँ पे चीज़ें आती हैं वो सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से आती हैं। नाम से आप समझ सकते हैं कि बेसमेंट यानी जो नीचे वाले हिस्से के अंदर हो, तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन किस तरह से डिवाइडेड है और वो किस तरह से नोरिश करती है, कितनी लेयर है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, जिसको हम बेसल लेमिना कहते हैं और दूसरा रेटिकुलर लेमाइना। बेसमेंट मेम्ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक बेसमेंट लेमिना यानी बेसल लेमिना हो गया और दूसरा रेटिकुलर लेमिना। जो हिस्सा एपिथेलियम के साथ कनेक्ट होगा उसको बेसल लेमिना कहा जाएगा और जो हिस्सा नीचे कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्ट होगा उसको रेटिकुलर लेमिना कहा जाएगा। और ये दोनों फिर फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि बेसल लेमाइना और उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन एक हिस्से में और दूसरा वो डिवाइड हो जाती है रेटिकुलर लेमाइना के अंदर। बेसल लेमिना जो है वो फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक लेमिना ल्यूसिडा है और दूसरा लेमिना डेंसा। अगर बात करें बेसल लेमिना की तो लेमिना ल्यूसिडा जो है उसके अंदर तीन किस्म के जो हैं वो प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक इंटेग्रिन प्रोटीन है और उसके अलावा ल्यूमिनिन प्रोटीन है और उसके अलावा
इंटेक्टिन प्रोटीन है। ये 3 प्रोटीन पाई जाती हैं ख़ासतौर पे जो है वो लेमिना ल्यूसिडा के अंदर, जिसको आई थिंक लेमिना रारा भी कहा जाता है। और इसके अलावा लेमिना डेंसा है, लेमिना डेंसा के अंदर कोलाजन फाइबर 4 होगी और उसके अलावा फाइब्रोनेक्टिन पाए जाएंगे। और जो रेटिकुलर लेमिना है उसके पास 2 किस्म के फाइबर होंगे, कोलाजन फाइबर 7 और के कोलाजन फाइबर 3 होंगे, जो इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और जो भी सवाल हो या जो कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।